कंप्लीट करूँगा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस, और ये क्लास 10th के बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। सो इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? कोई भी प्रोसेस है, अगर कोई कन्वर्जन हो रहा है लाइक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का जो कन्वर्जन है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, राइट। सो हम आसपास बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, खाना बनता है वो भी एक रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस है वो भी एक रिएक्शन है, हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक रिएक्शंस है। सो रिएक्शन क्या करती हैं? चेंज को लेके आती हैं, राइट। अब बात आती है रिएक्टेंट्स की। सो हमारे लिए रिएक्टेंट्स क्या हो गए? रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंबाइंस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट को हम केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स क्या हो गए? जो जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, सो जो भी हमारे न्यूअर सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स, राइट। सो जैसे नीचे मैग्नीशियम रिबन है, अगर मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे दैट मीन्स Mg प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा फॉर्म होगा। सो MgO क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट हो गया। और रिएक्टेंट्स क्या हो गए हमारे? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सो कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है रिएक्शन हो गई है, राइट। जैसे खाना बनता है, तो खाना बनता है तो क्या होता है? खाने की खुशबू आ जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि वो रिएक्शन हो गई है, राइट। अब यहाँ पे बात आ रही है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी, या तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या फिर चेंज इन कलर होगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या फिर चेंज इन स्टेट। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है जब भी रिएक्शन होती है, राइट। तो सबसे पहले आ रहा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई मेटल अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उनमें जनरली हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम कैंडल लेके आएंगे और अगर वो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन हो गई। दूसरा क्या है? चेंज इन कलर। सो चेंज इन कलर में जब भी हमारी बात आएगी तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट को अगर हम जैसे आयरन से रिएक्ट करवाएंगे, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सो हमारा क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट एंड कॉपर। और इनके कलर से याद रखना, पेपर में कई बार कलर आते हैं, याद रखने होंगे आपको। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर होता है, और जिंक सल्फेट आपका कलरलेस होता है, राइट। नेक्स्ट आपका आ गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो कोई भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो हमारी पता चलेगा हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, राइट। तो जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे हमारा लेड आयोडाइड बनेगा जिसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, जिससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन हाँ कंप्लीट हो रही है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? पोटेशियम नाइट्रेट। सो KNO3 होता है। लेड की वैलेंसी +2 होती है और पोटेशियम की +1, आयोडाइड की -1 और NO3 की -1, राइट। अब अगला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो कोई भी रिएक्शन होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आएगा ही आएगा। सो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को हम रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमारा, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम और CO को हम बोलते हैं क्विक लाइम। तो जहाँ पे जब भी रिएक्शन होती है तो हीट का प्रोडक्शन होता है जिससे पता चल जाता है हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। और ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काउंट की जाएगी, राइट। अगला आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में जैसे हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो हमारा वैक्स होता है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो वैक्स क्या हो रहा था? कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा था? आपका वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। सो बेसिकली वहाँ पे वैक्स जो होता है आपका सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा वहाँ पे चेंज इन स्टेट आ गया, राइट। अगला क्या होता है? केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या करती है? हमारी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है विद द यूसेज ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल फॉर्मूला या उनके सिंबल्स को हम यूज़ करके, राइट। सो अगली जैसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, राइट। सो ये हमारी क्या होगी? केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने जिंक नहीं लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखा, इंस्टेड मैंने लिख दिया Zn प्लस H2SO4। ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई, राइट। अगला क्या क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करूँगा तो वहाँ पे क्या होता है? जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, अगर वो सेम है तो हमारी वो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जिंक क्या है? यहाँ का जिंक का एक आइटम है, यहाँ पे जिंक का भी एक आइटम है, H के 2 आइटम 2 आइटम, सल्फर का 1 ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के 4। दैट मीन्स ये रिएक्शन मेरी केमिकल इक्वेशन क्या है? मेरी बैलेंस्ड है, ठीक है। सो जैसे नीचे एक रिएक्शन लिखी मैंने बैलेंस्ड वाली, कौन सी होगी? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो हाइड्रोजन के कितने आइटम है? रिएक्टेंट साइड पे 4, प्रोडक्ट के भी 4 है। ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 2। और इधर भी कितने आ गए? 2 आइटम्स, राइट। अगला क्या है आपका? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे देख सकते हो आप, हाइड्रोजन के कितने? 2, प्रोडक्ट साइड में 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने? 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1। तो ये क्या होगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। सो हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगला आपका आ गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। देखो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट का एवोल्यूशन होता है या हीट इवॉल्व करती हैं वो, सो उनको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके पास नोट्स भी पहुँच जाए मेरी तरफ से, राइट। तो अगला क्या आ गया? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं
फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो जो भी सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और रेस्पिरेशन से ही हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहता है। सो जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, दैट मीन्स हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली हीट को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ गई हमारी कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवा देना या फिर बर्न कर देना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मीथेन को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, सो कंबशन ऑफ मीथेन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सो बेसिकली एनर्जी को रिलीज कर रही है, तो अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आ गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की मैं बात करूँगा यहाँ पे। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। सो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी सारी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन की जो हीट एनर्जी है, सनलाइट होती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड प्रोसेस करते हैं उसी अकॉर्डिंग। सो वो भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो कि उनको कहाँ से मिल रही है, सन से। सो अगेन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करेंगे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करें, बेसिकली हम वाटर के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल फिजिकल मेथड्स जो होते हैं हम उसके थ्रू नहीं कर सकते। सो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया, डीकम्पोजिशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं, सो आयंस का मूवमेंट होता है और हमारे प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे, राइट। आगे आगे आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमारी 5 टाइप्स की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। सो RED हमारा रिडक्शन बन जाता है एंड OX ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। सो स्टार्टिंग करेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है जी, कि दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और वो मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नीचे देख सकते हो आप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट्स कितने हमारे, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आप ऊपर एग्जांपल देख सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड होती है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, कोवलेंट हाइड्रोजन क्लोराइड होती है ये गैस फॉर्म में होती है, राइट। Fe प्लस एस गिव्स आयरन सल्फाइड, FeS। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अगला है अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, और NH3 क्या हो गया हमारा, अमोनिया, राइट। तो ये सारी सारी जो थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मल्टीपल रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट आपके आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट है हमारा और वो डीकम्पोज यानी वो ब्रेक डाउन होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारा बना देगा, तो वो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल रहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं और मार्बल भी बोल सकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट तो फॉर्मूला तो है ही इसका नेम। अब जब भी हम इसको हीट करेंगे, सो हमारे को ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एंडोथर्मिक एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। तो नाम ध्यान रखना, CaO होता है हमारा क्विक लाइम एंड CaOH होल ट्वाइस होता है स्लेक्ट लाइम, ठीक है। अगला है हमारा फेरस सल्फेट। अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO2 एंड SO3 आपको दिख रहा होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको भी हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। सो ये सारी की सारी क्या है, हीट एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर का हम अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वाटर हमारा क्या कर देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देगा हमारे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे। सो ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कह सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो हमारा सिल्वर रेजिड्यू रह जाता है और क्लोरीन गैस हमारी इवॉल्व हो जाती है उसमें से, राइट। सो दिस रिएक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम इट्स कोर, राइट। सो जो भी हमारे जैसे जो भी हमारे मेटल्स हैं उनको इसी रिएक्शन के थ्रू, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू हम उनकी क्लोराइड्स या उनकी ऑक्साइड्स में से हम उनको फिल्टर आउट करवा पाते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट
दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देता है, तो हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, तो हमारी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ी होगी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल में क्या आया था आपका पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। सो आयरन देख रहे हो आप आगे, सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को किसी रिएक्ट करवा रहे हैं हम जिंक से, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट, राइट। सो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर फॉर्म हो जाएगा, राइट। सो रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ लेना, ये भी आती रहती है इंपॉर्टेंट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। सो जो रिएक्टिविटी सीरीज में आगे है वो पीछे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। लाइक एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस करता है, बट जिंक एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर की रिएक्शन क्या होगी, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉपर जो हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन से, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बेस पे हम उनको ऑर्डर में लाइक लिख देते हैं, ठीक है। अगला आ गया सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। देखो सिल्वर क्या है पीछे है, तो कॉपर उसको रिप्लेस कर देगा, सो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और हमारा सिल्वर एज अ मेटल डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। आगे आ गया आपका आयरन प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। सो आयरन भी हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है, सो आयरन क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जितने भी मेटल और एसिड की रिएक्शंस हैं, और जो मेटल जो है हमारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उन सब रिएक्शन से मेटल्स जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और H2 गैस इवॉल्व होगी ही होगी, राइट। अगला क्या आ गया आपका Fe2O3 प्लस Al। सो Fe इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सो Al विल रिप्लेस आयरन, राइट। सो Al उसको डिस्प्लेस भी कर देगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा हमारा, आयरन क्या हो जाएगा मोल्टन स्टेट में डिपॉजिट है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। सो पेपर में काफ़ी बारी आई थी थर्माइट रिएक्शन के बारे में। सो इस रिएक्शन के बेसिस पे क्या होता है, जो हमारा ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, साथ में जो आयरन जो बनेगा ये इतना हाई टेम्परेचर होता है कि ये मोल्टन स्टेट में बनता है, और इसी मोल्टन आयरन को हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग के जॉइंट्स वगैरह बनाने के लिए, राइट। सो जो भी रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं आपके, सो वहाँ पे क्रैक आई जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर कंटिन्यूसली ट्रेन जो है मूव कर रही होती हैं, सो जिसकी वजह से उनमें क्रैक्स आए थे। सो उन क्रैक्स को फिल करने के लिए हम मोल्टन आयरन कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, थर्माइट रिएक्शन से, ठीक है। सो दिस रिएक्शन यूज टू फिल क्रैक्स, राइट। अगला आपका आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, राइट। सो दिस रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो कोई भी एसिड प्लस बेस की रिएक्शन है, तो और हमारा क्या बनता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl, जो कि सॉल्ट एंड वाटर में मिल जाएगा। सो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन जो हमारा सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट है, उसको हम कंज्यूम भी करें, दैट मीन्स वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड वाटर भी हम ड्रिंक कर सकते हैं। सो ये सारी सारी चीज़ें क्या है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जस्टिफाई करती हैं, ठीक है। अगला आपका आ गया H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ये भी अगेन एसिड बेस की रिएक्शन है। अगला क्या है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl। AgCl का वाइज प्रेसिपिटेट होता है, ध्यान रखना। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका आ गया बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT में मेंशन्ड है रिएक्शन। सो जो बेरियम सल्फेट है ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये सॉलिड होता है और ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, राइट। सो ये ध्यान रखनी चीज़ें कि वाइट प्रेसिपिटेट भी होता है और इनसॉल्युबल भी होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड्स में भी आया था। सो AlCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, गिव्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। NH4 हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है। ये भी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो यहाँ पे क्या करा, एल्यूमिनियम किसके साथ आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आ गया, और NH4 के साथ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। सो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे बेसिकली आयंस का एक्सचेंज हो गया। OH नेगेटिव किसके साथ चला गया, Al3 पॉजिटिव के साथ, एंड Cl नेगेटिव किसके पास चला गया, NH4 पॉजिटिव के पास। अगला लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसका येलो PPT होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। अब लास्ट टाइप की जो रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान से सुनते चल जाओ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, दो रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दो ही एलिमेंट आप याद रखोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से नाम समझ आ रहा है, सो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी साइमल्टेनियसली साथ में आएगा, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी साथ में आ जाएगा। सो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ ही होती हैं। किसी में अगर किसी ने ऑक्सीजन गेन किया है किसी रिएक्शन में, दैट मीन्स जिसके पास ऑक्सीजन पहले था उसने लूज़ किया था, तो साइमल्टेनियसली एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा सब्सटेंस क्या होगा हमारा, रिड्यूस हो रहा होगा, राइट। तो ये रिएक्शन का भी हम एग्जांपल देखते हैं आगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। सो जैसे कि मैंने ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। अब आगे बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंसेस बाय रिड्यूसिंग इटसेल्फ। यानी अगर वो किसी को ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडाइज करके, तो यानी खुद के पास से ऑक्सीजन लूज कर रहा होगा ना, तो वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को रिड्यूस करते हैं, एंड दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आपका आ गया रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंसेस बाय ऑक्सीडाइजिंग देमसेल्व्स आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो नीचे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हम हीट करेंगे, हमारा कॉपर रह जाएगा और प्लस वाटर। सो ध्यान रखना, कॉपर हमारा रेडिश ब्राउन कलर का मेटल होता है और कॉपर ऑक्साइड हमारा ब्लैक कलर का ऐश टाइप का होता है सब्सटेंस, ठीक है। सो जब भी हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारा वाटर फॉर्म हो जाएगा और कॉपर हमारा नीचे एज अ रेजिड्यू रह जाएगा। सो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और एनसीईआरटी में ये आई थिंक मैंशनड है क्लियरली। अब देखो आपने, अब क्वेश्चन आता है कि इसमें सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा होगा। ये चार चीज़ें ही पूछते हैं इन रिएक्शंस में। सो हमेशा याद रखना कि ये चारों चीज़ें ना हमेशा लेफ्ट साइड से देखोगे, इनमें से कोई भी यहाँ पे आंसर्स में नहीं लिखोगे आप, क्योंकि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, इनमें से कोई हो रहा होगा, रिड्यूस भी इनमें से कोई हो रहा होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब दूसरा वाला इसको रिड्यूस कर रहा है, तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अभी मैं इस रिएक्शन में बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड थी, यहाँ पे क्या रह गया, कॉपर। तो कॉपर ने क्या करा, ऑक्सीजन का लॉस किया, तो कॉपर क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हो रहा है। तो सब्सटेंस रिड्यूस में क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, नॉट कॉपर, ठीक है। अगला, अगर कॉपर ऑक्साइड ने रिड्यूस किया अपने आप को, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज किया, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। समझ आ गई बात। सो ऐसा सब्सटेंस पकड़ना है जिससे आप समझ जाओ। अगर पहले ही आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहले हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को देखा, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, सिर्फ कॉपर में। इसका मतलब क्या है, कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और H2 क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन किया। अब आती है बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किसने किया है, H2 ने किया ना, तो H2 क्या हो गया मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और कॉपर ऑक्साइड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्या करा है, H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ आ गई बात। नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं H2S प्लस Cl2। यहाँ देखो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कॉपर गिव सल्फर प्लस 2HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर की अगर बात करूँगा, सल्फर ने क्या करा, हाइड्रोजन को लूज किया, तो सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में क्या आ गया, ये वाला पार्ट H2S, ठीक है। अब अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि Cl ने क्या करा, H को गेन किया Cl2 ने, तो सब Cl2 क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। अगर Cl2 रिड्यूस हुआ है तो इसको रिड्यूस किसने किया, H2S ने, तो H2S क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और अगर H2S रिड्यूसिंग एजेंट, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे समझ लो, ठीक है। सो ये हमारी रिएक्शंस थी, इनको बार बार आप मेरी वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हो, मे भी समझ आ जाएगा आपको सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो अब तक सारी रिएक्शन आपने पढ़ ली, अब उन रिएक्शन के इफेक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या फिर उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। सो एक होता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को समझ लो आप, खाने का जैसे खराब हो जाना या खाने का सड़ना, या स्टेलिंग ऑफ फूड इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया कोरोजन ऑफ मेटल्स। ये तो आपने देखा होगा, जो भी हमारे मेटल्स हैं इनमें जंग वगैरह लगी जाता है, आयरन बार्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है ना। या घरों के आसपास जैसे गेट्स वगैरह होते हैं, कई बारी अगर आपका स्टेनलेस स्टील का गेट नहीं है तो उस पर भी जंग लग जाता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा, जालियाँ वगैरह होती हैं, इन पे भी जंग लग जाते हैं। सो कोरोजन भी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, और खाने का खराब होना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो स्टार्टिंग हम करेंगे कोरोजन से। सो कोरोजन का मतलब क्या होता है कि द ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और डैम्प एयर। डैम्प एयर का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट एयर, कि हवा में लाइक नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो हमारी वो हो जाएगी डैम्प एयर, ठीक है। तो मेटल का जो सरफेस होता है, जैसे किसी भी मेटल पे जंग लगता है तो उसके सरफेस पे जंग लगता है, ऐसा नहीं है कि मेटल के अंदर जंग लग जाएगा। तो आप अगर उसको जैसे लाइक ग्राइंडर वगैरह होता है, उससे अगर आप साफ करके भी देखोगे तो अंदर से मेटल पूरा पूरा नया निकलेगा। सो इसका मतलब क्या है, जो भी रिएक्शन हो रही है वो सरफेस पे ही रिएक्शन होती है। सो रिएक्शन में कोरोजन का मतलब क्या हो गया, द ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ
मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन। मेटल सरफेस की ही बात होती है, ठीक है ना। अगला क्या हो गया कि जब आयरन पे रस्टिंग लग जाती है, आयरन पे कोरोजन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। अब देखो रस्ट की रिएक्शन कैसी होती है, आयरन है हमारा एयर की प्रेजेंस में आएगा प्लस मॉइस्चर की प्रेजेंस में आएगा, जो वाटर है यहाँ पे, सो हमारा क्या बन जाएगा ये Fe2O3.XH2O, प्लस की जगह आप यहाँ पे डॉट लिखोगे .XH2O, तो ये हमारा क्या बन जाएगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और इसी को ही हम रस्ट बोलते हैं। सो ये रस्ट का फॉर्मूला भी है, कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आप सिंपली लिखोगे Fe2O3.XH2O, ठीक है। अब देखो आगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, यानी कि इनकी वजह से कोरोजन होता है। तो मॉइस्चर की वजह से होता है, मैंने बताया आपको, मॉइस्चर को हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो इस रिएक्शन को ना, इसकी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं, लाइक कोरोजन के प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं, जिनमें आपका ना गैसेज आती हैं क्लोरीन गैस एंड एमोनिया। सो ये दोनों की दोनों कोरोसिव गैसेज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एयर कॉन्टैक्ट। सो एयर का होना ज़रूरी है। अगर एयर है मॉइस्चर नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगी, मॉइस्चर है एयर नहीं है तो भी रस्टिंग नहीं होगी। दोनों का होना ज़रूरी है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर मैं इसमें एक भी रिएक्टेंट हटा दूँ कि सिर्फ मैंने आयरन नेल को पानी में डाल दिया और वहाँ पे एयर नहीं है, तो भी आयरन नेल पे जंग नहीं लगेगा। और अगर मैंने आयरन नेल को एयर में रख दिया लेकिन हवा में नमी नहीं है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो भी जंग नहीं लगेगा। जंग तभी लगता है जब एयर प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी डैम्प एयर या फिर मॉइस्ट एयर होगी, तभी रस्टिंग होगी, अदरवाइज रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। सो इसमें एक एक्टिविटी थी जिसमें एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या करा, आयरन नेल डाल दी, एक में आयरन नेल के अंदर पानी डाल दिया, सिर्फ पानी, एक में आयरन नेल के साथ पानी और डैम्प एयर थी पूरी, ऊपर एयर भी थी, और एक में आयरन नेल के अंदर पानी में डिप कर रखा और ऊपर क्या था, ऑयल था। सो ऑयल की वजह से क्या हुआ, वो सिर्फ पानी के कांटेक्ट में रही, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं रही। सो जंग किस केस में लगेगा, जिसमें पानी और एयर दोनों थे। जिसमें सिर्फ पानी था उसमें भी जंग नहीं लगा, जिसमें पानी के ऊपर एयर की ऑयल की लेयर थी उसमें भी जंग नहीं लगा, ठीक है। सो आगे आगे आपके प्रिवेंशन के मेथड्स की, अगर हम ऑक्सीडेशन हो रही है हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, आपने देखा होगा ऑयलिंग भी कर सकते हैं, फिर ग्रीजिंग भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, पेंट वगैरह भी करते हैं, जैसे दरवाजों पे होता है लोहे वोहे की जो किचन की ग्रिल्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी हम पेंट ही करते हैं। सो वो सारे के सारे मेथड्स क्या हैं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, बेसिकली हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं। या फिर एक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में होता है जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम मेटल सरफेस के ऊपर, जिससे जिंक जो है खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, मतलब जिंक हमारा रिएक्ट हो जाता है और मेटल का सरफेस जो नीचे हमारा वो बच जाता है। सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन मेथड, राइट। नेक्स्ट आपका आ गया टिन और क्रोम प्लेटिंग। तो ये दोनों भी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं आपके, टिन एंड क्रोम, इनकी भी प्लेटिंग करवा के हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी मैंने आपको बताया था कि खाने का खराब होना या खाने का सड़ना, लाइक सो इट इज़ द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि हवा में ऑक्सीडेशन, राइट। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इनसाइड आवर फूड, बिकॉज ऑफ दिस इट रिलीजेज अ बैड ऑडर एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रेंसिडिटी। तो कोई भी खाना है आपका, उसके अंदर फैट्स एंड ऑयल्स तो प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है, और वो फैट्स एंड ऑयल्स हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, जिसकी वजह से हमारा खाना क्या होता है, एक बैड स्मेल रिलीज करने लग जाता है, और उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी। आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह होते हैं वो उनके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट्स होते हैं वो, सो बेसिकली वो इसीलिए करते हैं कि रेंसिडिटी ना हो। खाने के आसपास क्या होता है, नाइट्रोजन उसको सराउंड कर लेता है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, जिससे वो खाना खराब नहीं होता, लाइक चिप्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा बाय कीपिंग देम अवे फ्रॉम सनलाइट। तो हम उनको अगर सनलाइट से दूर करेंगे, अगेन हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया बाय स्टोरिंग देम इन कूल प्लेसेस इन रेफ्रिजरेटर। आपको पता है आप खाना फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज में खाना खराब होने में ज़्यादा टाइम लेता है, इंस्टेड अगर आप उसको बाहर रख दोगे तो। सो बेसिकली ये रेंसिडिटी को रोकते नहीं है, ये रेंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, ताकि हमारा खाना जो 6 घंटे में ख़राब होना था वो 1 दिन में जाके ख़राब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एयर टाइट कंटेनर्स। सो जो एयर टाइट कंटेनर्स होंगे उनमें एयर होगी ही नहीं, तो एयर के कॉन्टैक्ट में हमारा फूड आएगा ही नहीं, तो एरियल ऑक्सीडेशन होगी नहीं, हैंस हमारा फूड रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर जाएगा। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया दिया, नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट्स। सो जितने भी हमारे चिप्स वगैरह पैकेट्स आते हैं, लाइक लेज हो गए, अंकल चिप्स हो गए, ये सब इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। तो जो भी चिप्स वगैरह होते हैं इसको सराउंड कौन करता है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते नहीं है और इनका एरियल ऑक्सीडेशन रुक जाता है और ये रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाते हैं। लास्ट आपका आ जाता है बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल आपके दो हैं, BHA एंड BHT। BHA होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT इज
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। सो 2 हमारे कंपाउंड्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं ये, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। सो इनका काम क्या है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करना या उसको रिड्यूस करना, सो दैट हमारा खाना जो है रेंसिडिटी से बच सके। सो ये 5 तरह के मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके रेंसिडिटी से बचाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने और क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के देखो जो भी एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं उन सबको बहुत डिटेल में पढ़ना है। जो जो केमिकल या कंपाउंड यूज़ हुए हैं उनका कलर क्या होता है, या जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका कलर क्या होता है, या रिएक्शन किस टाइप की है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। सो सबसे पहले आपने ये जो मैंने नोट्स दिए हैं आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ के साथ, क्योंकि मैंने किसी भी वीडियो में लाइक इंटरफेयर नहीं किया अपने हैंड से भी, तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दूसरा, एनसीईआरटी पढ़नी है अपने ढंग से, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उसके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा देना। जो बोर्ड्स में क्या होता है कि जो पहले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेटिव चलते रहते हैं, सेम पैटर्न रहता ही है। ऑलमोस्ट 20 to 30% क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव नज़र आ जाएंगे, पुराने वाले क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज भी करनी है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे इस वीडियो को दोबारा देख लेना। और मैंने जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने आधे घंटे में इसको कवर करूँगा, सो मैंने 25 मिनट में ये वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो कार्बोनेट्स कंपाउंड्स को बनाऊंगा, जो कि काफ़ी हार्ड चैप्टर लगता है बच्चों को, और उसको भी मैं ख़त्म करूँगा। कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा पूरा चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँ। उसके भी नोट्स मैंने बना रखे हैं, सो आप मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट भी लेते चल जाओ। और अगर मेरे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, सो दैट आई कैन अपलोड मोर वीडियोज़, राइट। So thanks students and all the best for your boards exam. Goodbye.